आज का टॉपिक वेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को बिना समझे हम फिजिक्स की या वेक्टर की, यहाँ पर भी वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, और उसका कैलकुलेशन हमसे नहीं बन रहा है, वहां पर ये टॉपिक हमारी बड़ी हेल्प करने वाला है। इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को रिजॉल्व करना। देखिए, वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि स्केलर में नहीं होती है। स्केलर को हम डिवाइड रिजॉल्व नहीं कर सकते 2 कंपोनेंट में, 3 कंपोनेंट में, 4 कंपोनेंट में, बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर में एक नया तरह का फीचर पाया जाता है, वो क्या होता है, रिजॉल्व करना। तो वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं, जबकि स्केलर को हम तोड़ नहीं सकते। तो आज हम जानेंगे कि एक अगर आपको वेक्टर दे दिया गया है तो आप उसको किस तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे, तो वही हमको सीखना है। तो देखिए, वेक्टर एडिशन हमको क्या सिखाता है, 2 वेक्टर को ऐड करना सिखाता है कि आप वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। और रिजोल्यूशन हमको ये सिखाता है कि आपको एक वेक्टर दिया गया है, उसको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है किसकी, वेक्टर एडिशन। एडिशन का मतलब ऐड करना और रिजोल्यूशन का मतलब तोड़ना। तो देखिए, वन लाइन डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, पहले मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वेक्टर रिजोल्यूशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को ऐड करने की कैसी प्रोसेस होता है, रिवर्स। अच्छा, करेंगे क्या, टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन 2 और मोर देन 2 सच वेक्टर्स दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को आप 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और वो जो रिजोल्यूशन आएगा वो वही इफेक्ट दिखाएगा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट है। ये लैंग्वेज हमको आगे फिर से ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको बताया, फिर से सुनिए, टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन 2 और मोर देन 2 सच वेक्टर्स दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर रिजोल्यूशन। एक वेक्टर आपको दिया जाएगा, आपने उसको रिजॉल्व करके 2 वेक्टर बनाए हैं, तो 2 वेक्टर का जो इफेक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, यस, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर को डिवाइड करके आपने 2 वेक्टर बनाए हैं, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, यस, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, दीज रिजॉल्व वेक्टर्स आर सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो वो हम जो तोड़ते हैं उसको 2 भागों में या 3 भागों में, जो भी हमारा तोड़ने का तरीका होता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ओके, आगे डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से डायग्राम के बेसिस पर। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको फिर आगे कहीं पर भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समझे बात। और ये वाला टॉपिक क्लास 11th में, 12th में 100 जगह में हमको यूज करना है, और इसकी बिना आप कोई भी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो समझिए, काफी इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। तो बात करते हैं रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना मतलब डिवाइड करना। चलो बड़े अच्छे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देखिए, एक आदमी अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, ये उसकी लोकेशन है ए। यहाँ पे वो चलना स्टार्ट करता है टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया टूवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में चला, सपोज 4 मीटर, कितना चला, 4 मीटर, और इस डायरेक्शन का नाम क्या है, ईस्ट। वो हमने एक वेक्टर ऐसे बना दिया। अच्छा, उसके बाद इस आदमी ने डिसाइड किया कि अब मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा। तो अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, बट पहले के कंपैरिजन में ये ऑनली कितना मीटर चलता है, 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा है। तो अब सुनिए, पहले हम एडिशन समझेंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। तो आंसर है, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, स्टार्टिंग टू फाइनल। ये जो वेक्टर बना, ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिशन। और इसका रिजल्ट हमको निकालना आता है, वो कितना आता है, 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ओके, तो ये 5 क्या है, तो आंसर है ये वाला जो 5 है वो इन दोनों के एडिशन से आया है, इसलिए ये वाला 5 इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर है।
अच्छा, अब फिर से सुनिए। अब हमने क्या किया, हमने इस 5 को लिया। अच्छा, फिर से ये हमने क्या बनाया, ट्रायंगल लो। अब इसका मैं बनाता हूं पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। पहले मैंने किस वेक्टर को ड्रॉ किया, यस 4 वेक्टर को ड्रॉ किया, ये वाले को। इसकी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में पहले एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है, फिर उसकी हेड पर दूसरी वेक्टर की क्या रखी जाती है, टेल रखी जाती है। बट पैरेललोग्राम मेथड में हम ऐसा नहीं करते, दोनों वेक्टर को कहां से बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये। तो ये वेक्टर इधर बन गया और ये वेक्टर डायरेक्शन कहती है टुवर्ड नॉर्थ, तो ये लाइक दिस। इसका नाम क्या है, 3 मीटर। ये नॉर्थ की तरफ है, ये कहां की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अब आपके सामने 2 वेक्टर। अब पैरेललोग्राम कहां है, तो उसका बनाने का तरीका आपको पता है कि आप क्या करोगे, इस लोकेशन से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इस लोकेशन से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, और अब ये वाले इनिशियल पॉइंट से ये वाले लोकेशन को मिलाओगे, जो कि इस पैरेललोग्राम का क्या कहलाएगा, डायगोनल, जिसकी डायरेक्शन दिस टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो डायरेक्शन है, यही इन दोनों की क्या कहलाती है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में कौन छुपा होता है, आंसर है ट्रायंगल लॉ। जब ये आदमी 4 मीटर गया, ये 3 मीटर, तो ये भी कितना होगा, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, रिजल्ट नहीं माना है, तो नहीं बात। अब सुनिए, अब मैं अगली चीज पर आता हूं। मैंने क्या कहा आपसे, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। ये आदमी अपने घर से 5 मीटर गया दिस वे, और इस डायरेक्शन का नाम हमको नहीं पता, तो हम डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस एंड दिस। फिर से बनाता हूं मैं इसको सही से, ये देखिए, ध्यान से देखना। इस लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, इस लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके, अब ये आदमी अपने घर से कितना मीटर गया, 5 मीटर दिस वे। और अगर हम इसको ईस्ट मानते हैं और अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं, तो ये आदमी किस लोकेशन पे है, तो ना तो ये पूरा का पूरा ईस्ट में है, ना तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ में है, तो ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ में, बीच में है, ये इसका वेक्टर है। अब हमने इस आदमी से पूछा, ठीक है, तो हमने घर से कितना चले, 5 मीटर। हमने कहा हमें तुम्हारे वो 5 मीटर में इंटरेस्ट नहीं है, तो बोला तो 5 में इंटरेस्ट है तुम्हें, तो मैं तो तुम ये बता दो कि तुम ईस्ट की डायरेक्शन में कितना चले, मतलब वो वाले डिस्टेंस में इंटरेस्ट है तुम्हारे, तो वो कैसे बताएगा। तो इसकी ज्योमेट्री हमको आती है, कैसे, हम इस लोकेशन से ये जो हमारे रेफरेंस लाइन है, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। क्या ड्रॉ कर देंगे बेटा, नॉर्मल। और अब इसको नाप लेंगे स्केल से, 1 2 3 जो भी है, तो ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए कितना आ गया, 4 मीटर। तो हमने आपको बता दिया कि ईस्ट की डायरेक्शन में कितना चला, 4 मीटर। कैसे बताया, इस लोकेशन से हमने एक नॉर्मल डाला किस पर, रेफरेंस लाइन पर। तो ये वाला जो वेक्टर बना वो टुवर्ड ईस्ट की डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर। अब हमने उससे पूछा, ठीक है भाई, तुम ईस्ट की डायरेक्शन में कितना चले, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना चले, कैसे बताओगे, सेम तरीका है हमारे पास। इस लोकेशन पे हम इस वाले रेफरेंस लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, इसको नाम दे दिया m, इसको नाम दे दिया n। तो अब इसको काउंट कर लो इस लोकेशन पे, तो ये डिस्टेंस आया हमारा 3 मीटर। कितना आया, 3 मीटर। ओके, तो अब इस 5 में कौन कौन छुपा है, तो 2 वेक्टर छुपे हैं। एक का नाम है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में, एक का नाम है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आदमी एक डायरेक्शन नहीं चला है, ये 2 डायरेक्शन में चला है। क्या सबूत है, ये सबूत है, देख लो। यहाँ से नॉर्मल डाल के देखा तो ये 4 मीटर बताता है, यहाँ से नॉर्मल डाल के देखा तो ये 3 मीटर बताता है। तो ये दोनों क्या है, तो आंसर है ये दोनों इस वेक्टर के कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे, हाँ, कंपोनेंट क्या है, एक वेक्टर का कौन कौन सी डायरेक्शन में कितना कितना इफेक्ट है। इसका ईस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर का इफेक्ट है,
4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 2 डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है, इसलिए इस वेक्टर के ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजॉल्व करना या फिर रिजोल्यूशन। वही अभी मैंने आपको पढ़ के सुना, चलेगा, क्लियर है, ठीक। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर से समझिए, हमने आपको एक वेक्टर बना के दिया, ये एक वेक्टर हमने बना के दिया आपको, तो मान लीजिए इसको कोई भी नाम दे देते हैं, और चलो ए वेक्टर नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया बेटा, या चलो आर दे देते हैं, रिजल्टेंट बोल के बाद बताओ आर नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया बेटा हमने, आर। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, और ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, वही वाला एग्जाम्पल आदमी गया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको रिजॉल्व करना है, क्या करना है, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करने का मेथड समझिए, तरीका समझ में आया, हाँ मेथड समझिए। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अपने मन चाहा एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपकी इच्छा कहीं भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इस पॉइंट से ऊपर जानी चाहिए, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तब भी इसी पॉइंट से ऊपर जानी चाहिए, इस पॉइंट का नाम है O। तो हमने चलो ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, लाइन चलेगा, इसका नाम क्या है, रेफरेंस लाइन। अगर आपने एक रेफरेंस लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ की है, तो अब एक नेसेसरी कंडीशन है कि दूसरी रेफरेंस लाइन आपको इस रेफरेंस लाइन के ही 90 डिग्री ऐड करनी पड़ेगी, और जो कि कहां से जानी चाहिए, इस पॉइंट से ही जानी चाहिए, क्लियर है बेटा। तो हमने दूसरी लाइन कहां ड्रॉ की, लाइन जो कहां से ऊपर जा रही है, यस, इस लोकेशन से जा रही है, और इस रेफरेंस लाइन के 90 डिग्री। और अब सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस, और इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस, और ये दोनों का क्या कहलाता है, ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो रिजॉल्व करने का टेक्निक क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका कौन कौन सी डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, उसको निकालने के लिए हमने आपको बताया कि आदमी ऐसे गया है, तो हमको बताइए एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है। तो आप यहाँ से क्या डालोगे बेटा, एक नंबर डालोगे, इसको नाम दे दिए चलो आपने एम, जो कि आपको इस डायरेक्शन का इफेक्ट बताएगा, ठीक। एक नॉर्मल आपने ऐसे डाला, तो इसी वेक्टर का एक इस डायरेक्शन में आपको इफेक्ट का पता चलेगा, इसको हमने नाम दे दिया एम। तो ये वेक्टर इतना सा है, देखिए इस वेक्टर का इतना सा रहा, और इस वेक्टर का ये इतना बड़ा आ गया। अब इसका कुछ एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर होगा, तो आंसर नो, इसके बराबर नहीं होगा। तो फिर कितना होगा बताइए, तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए ये एंगल हम कुछ मान लेंगे थीटा, कितना मान लिया आपने, थीटा, और ये साइड हमको पता लगानी है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, जो एक्स की वैल्यू हुई इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, यस, अलोंग द एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। बात समझ आई, तो कैसे निकालोगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो दिस अपॉन दिस क्या होता है, एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस हाइपोटेनियस आपको पता है, बेस आप निकालना चाहते हैं, तो इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है, यस, कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस थीटा। तो इस आर का एक्स की डायरेक्शन में कितना प्रभाव है, उसका नाम रखा आर कॉस थीटा। देखो इसमें आर आ गया नहीं आ गया, तो क्या सबूत है, इसका ये सबूत है कि ये एक्स जो है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, वो इस वेक्टर का क्या है, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का। फिर से अब हमने इसको नाम दे दिया बाय, तो ये बाय ये भी कितना होगा बाय, ठीक है। अब यहाँ ये वाले बाय का काम करते हैं, क्योंकि ये एंगल हमने थीटा बना हुआ है, डन। चलिए, तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू कैसा रिलेशन है बताइए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का साइन थीटा। तो इम्प्लाइज दैट बाय की वैल्यू कितनी आ गई, यस, आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बार, आर साइन थीटा। तो अब आप देखिए ये वाला
इस आर का एक कंपोनेंट है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये वाला भी इसी आर का एक कंपोनेंट है अलोंग दी वाई एक्सिस, बट ये दोनों कंपोनेंट जो है आर के हैं, बट एक दूसरे के कैसे है 90 डिग्री। इसलिए इस तरह के कंपोनेंट को हम बोलेंगे, सब यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आगे लाइन लिखी हुई है, इफ द कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ आया? तो ये इसकी क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका आपको समझ आया? क्या तरीका है? आपको एक वेक्टर बनाना है, फिर एक मन चाहिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है दिस वे और दिस वे, ठीक है? और उसके बाद आप एक एंगल मान लेंगे, या आपको दिया जाएगा या कुछ भी होगा, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो ये इस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आगे चीज पर मैं आता हूँ, ये आर वेक्टर के ये दो कंपोनेंट बने, ठीक है? अच्छा, इसको तोड़ा तो ये बनेगा, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये बन गया तो ये इसकी कंपोनेंट है, कंफर्म है। तो क्या तरीका है? देखिए, जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जोड़ने के लिए क्या करोगे आपको, फॉर्मूला हमको आता है, क्या फॉर्मूला होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, पैरेलल मेथड से मैग्नीट्यूड निकाला था रिलेटिव वेक्टर का। क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू अंडररूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और सबको याद होगा। चलो, अब हम निकालना चाह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो, ए का काम कौन कर रहा है? एक्स, बी का काम कौन कर रहा है? वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है? यस, आर। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए? वाई की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ गया? फिर क्या है? 2, देखो ए बी एक्स वाई, एक्स में भी आर आता है तो आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, ये जो थीटा होता है वो किसके बीच का होता है? ए और बी के। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, दोनों बीच एंगल कितना है? तो साइन 90 कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है ना? तो ये वाली टर्म्स कितनी हो गई? इन दोनों में क्या कौन निकला? और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आपका कितना बचा? तो ये स्क्वायर कट गया, ये आ गया। समझ आया? तो इस तरह से हम इनको ऐड करके वही रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? उस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसके बाद ये जो आपने कोई इफेक्ट निकाला है, इसको और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है 2 इस डायरेक्शन में 20, ठीक है? ये मान लो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम है P, और इस पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे? 20 न्यूटन। बट मैं देखता हूं वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है, क्यों चला गया? तो इसका मतलब ये है, मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा हूं तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे जाता है, तो इसका मतलब क्या है? यस, इसका ही कोई ना कोई इफेक्ट है जो उस डायरेक्शन में धकेल के ले जा रहा है। तो वो उसका क्या कहलाएगा? कंपोनेंट। कैसे निकालोगे? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? ओके, और एक ऐसे ड्रॉ करोगे। अब आपको दिया है एक चीज और दे दी आपको कि ये जो फोर्स लगा रहे हो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगा रहे हो। कितना एंगल बनाते हुए लगा रहे हो? 60। तो अब आपको इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो क्या करोगे? यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो ये वाला हिस्सा का नाम क्या रखेंगे हम लोग? यहाँ, हाँ, एक और चीज पहले इधर देखिए, याद रखिए, कैलकुलेशन एक बार कर चुके हैं। यहाँ एंगल थीटा है, वहां हमेशा कॉस थीटा आएगा। यहाँ कोई एंगल थीटा नहीं है, वहां क्या आएगा? साइन थीटा। हमेशा याद रखिए, यहाँ एंगल है वहां कॉस मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और जहाँ कोई एंगल नहीं है वहां कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? साइन। बार बार आप कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे। तो देखिए, यहाँ एंगल है तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है? स्क्वायर का एफ कॉस 60 डिग्री। तो नहीं बात? और यहाँ से नॉर्मल डाल देंगे तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा वेक्टर है बताओ?
एफ साइन, हाँ यहाँ एंगल नहीं, यहाँ कौन सा आना है साइन, यहाँ एंगल यहाँ कौन सा आना है, कौन सा सीधा कौन सा जा रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको हम नाम देंगे वर्टिकल डायरेक्शन। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक पार्टिकल दिया गया है, उस पार्टिकल पर 20 मीटर का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, कितना एंगल बनाते हुए 60, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए। तो तरीका आपको समझ में आ गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू आपको दी गई है 20 कॉस 60, सॉरी 1/2 कैंसिल हो गया 10 न्यूटन। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना प्रभाव है 10 न्यूटन। धन्यवाद। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो ये समझ में आया। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार यूज देखिए, जो आपको फिजिक्स में 11th और 12th में 100 जगह यूज करना है। तो पहले हम उसको अभी समझ लेते हैं, उसका डायग्राम अपने माइंड में बना के रखेंगे कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया करेंगे। ये सब समझ आ गया बेटा? क्या कोई कंफ्यूजन? नो डाउट। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंक्लाइन सर्फेस बनाई इस तरह से। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। इस सरफेस पर, इंक्लाइन सरफेस पर हमने एक बॉक्स रख दिया, क्या रख दिया, बॉक्स। ठीक है, जैसे हम इस बॉक्स को रखकर हाथ हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्लाइड होना स्टार्ट कर देता है दिस वे, इस डायरेक्शन में। इधर की तरफ स्लाइड क्यों होता है? तो आप कहोगे ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, इसलिए आता है। हाँ, तो मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स काम करता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक। हाँ, तो ये इस फोर्स के कारण नीचे क्यों नहीं चला जाता? तो हम आंसर देंगे कि ये सॉलिड है और सॉलिड इसको अंदर जाना अलाउ नहीं करता, तो मत जा, इधर क्यों जाता है? तो उसका रीजन ये होगा कि इसी का कोई ना कोई इफेक्ट है जो इसको धकेल कर ले जा रहा है दिस वे। तो वो इफेक्ट का नाम क्या है? इसका कंपोनेंट। कैसे निकालोगे? तरीका देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक मनचाही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मनचाही लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसा। तो आप सुनिए, ये लाइन जो है वो इस लाइन पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आंसर ये एंगल होगा, यस, 90 माइनस थीटा। कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? फिर तो सुनिए, ये वाली लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा कंप्लीट। देखो ना, ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 90, और ये वाला एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हमको ये वाला एंगल निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बड़े एंगल में से छोटा एंगल हमने माइनस किया, तो हमको कितना मिल गया, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो मैं इसको ही बनाता हूँ अकेला, वही टारगेट था हमारा। तो ये मैंने बनाया थीटा। कितना बनाया, थीटा। इतने सही से बना देते थोड़ा, ये नीचे नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। फिर से अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अगर ज्योमेट्री अच्छी आती है। अगर नहीं आती है तो ज्योमेट्री का एक रूप और बताता हूँ, ध्यान से। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, और दो लाइनों के बीच यदि एंगल थीटा है तो दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। ये चलो याद रखिए। फिर से ये एक लाइन ड्रॉ की, ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, इन दो लाइनों के बीच एंगल कितना है बेटा, थीटा। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, ठीक है। तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है 2,
और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है 1 और दो लाइनों के बीच एंगल थीटा है, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना होगा? ये वाला प्रोसेस याद रखिए, टेक्निक याद रखिए, क्योंकि हमें हर जगह इसको यूज करना है जहां कहीं भी ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़े। क्लियर हो गया? एंगल निकालना। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया। अब तो बच्चों का काम है, अभी बताया इस mg का जहां पर थीटा होता है वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है? mg cos थीटा, और इसकी 90 डिग्री ही दूसरा कंपोनेंट होगा, यहाँ एंगल नहीं होगा, क्या आएगा? यस, mg sin थीटा। तो यही नामक है इसका इफेक्ट। mg sin थीटा जो ढकेल कर इसको काले कराता है, नीचे लेकर आता है, नहीं बात काले क्या करता है? और समझिए, तो फिर ये मासे क्या कर रहे हैं? तो आंसर है ये इसको दबाना चाहते हैं। अगर ये दबाना चाहते हैं तो घुस जाना उसके अंदर, क्यों नहीं जा रहा? तो आंसर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये वाला फ्लोर भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देता है, उसको हम एक नाम देंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन। समझिए इसको, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये नीचे गिरता। अब मैंने हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया, अब क्यों नीचे नहीं जा रहा? तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे हाथ को नीचे की तरफ दबाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जवाब में मैं ऊपर की ओर दबा देता हूँ, तो ये खड़ा है। अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा लगाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, कहीं जाए तो उसका मतलब क्या है? जितना ये मेरे हाथ को लगा रहा है उसके जवाब में मैं भी उतना ऊपर की तरफ, तो जवाब में जब मेरे को फोर्स लगाना पड़ता है उसका नाम क्या है? रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन और ये mg cos थीटा इन दोनों से बैलेंस हो गए, तो ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। अब कौन अनबैलेंस है? यस, एक ही कंपोनेंट है mg का, ये वाला इफेक्ट, इसलिए ये कहा जाता है नीचे। इसकी मोटरसाइकिल को जब भी आप छोड़ देते हो बंद करके तो अपने आप ढकल के नीचे जाती है। कौन सा कंपोनेंट काम करता है फिजिक्स का? यस, mg sin, याद रहेगा। अच्छा, अब वो ये ऑब्जेक्ट नीचे मत जाए, नीचे मत जाए तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल जो है, मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, कितना एंगल है? 30 डिग्री, और mg का फोर्स ऊपर नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg, वो मैंने आपको बताया 100 न्यूटन। कितना काम कर रहा है? नीचे। अच्छा, तो नीचे मत जाए तो मुझे ऊपर कितना लगाना पड़ेगा? तो मैं किसको पहले चेक करूंगा, ये कितना लग रहा है नीचे की तरफ, तभी तो मैं पीछे से लगाऊंगा। तो निकालो mg sin थीटा, कैसे निकालोगे? mg पर कितनी बेटा? 100, एंगल कितना दिया? 30, sin 30 कितना होता है? तो ये कितना हो गया? 52। तो इधर की तरफ कितना काम कर रहा है, तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? अगर मैं ये एंगल को घटाकर 20 कर देता हूं तो ये 20 आ जाएगा, और उसका ये 1/4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो अगर मैं इसके एंगल को बदल दूंगा तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। अगर ये इंक्लिनेशन कम है, 20 डिग्री है, तो मेरे को कम फोर्स लगाना है 25। अगर ये 30 डिग्री तो कितना लगाना है? और 60 हो गया तो यस ज्यादा लगाना पड़ेगा, 70 हो गया तो और ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं जितनी ज्यादा ढलान बनती जाएगी उसको पकड़ना संभालना उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, और समझिए, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक बॉल है, दीवार है, इस दीवार पे हमने एक बॉक्स को सटाकर रखा हुआ है। ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है mg, क्या काम करता है? नीचे की तरफ। तो ये बॉक्स कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ओके। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये बॉक्स नीचे की तरफ आता है तो ये इस बॉल पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाता है? कैसे निकालोगे? तो वही तरीका है, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस mg का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है? mg cos 90, और इसकी 90 डिग्री में कितना इफेक्ट है? mg sin 90। अब mg sin 90 कितना होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन कितना दिया? mg, और cos 90 कितना होता है? 0, और मल्टीप्लिकेशन कितना आया बेटा? 0। तो यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर कितना आता है? mg आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बॉल को ऐसे, मतलब इस बॉक्स को इससे सटा कर रखोगे तो ये बॉल पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाएगा।
तो ये कहाँ लगाएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो नहीं बात, तो याद रखिए अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि किसी भी वेक्टर का अपने 90 डिग्री में इफेक्ट जीरो होता है। कितना होता है, किसी भी वेक्टर का अपने 90 डिग्री के एंगल का इफेक्ट कितना होता है, जीरो। ये आपके बहुत कम में आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, वो मैं बताऊंगा थोड़ी कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल रीजन समझ में आया। अब तुम कहोगे सर 90 यहाँ से भी 90 यहाँ से भी 90 है, यही कॉस का लेना तुम याद है लेते। तो अगर तुम यहाँ कॉस ले लोगे और कॉस 90 कितना होता है, जीरो, इसका मतलब नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो फिर नीचे क्यों आ रहा है, ये नहीं बात, नीचे क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। तो कॉस कहाँ आना चाहिए, साइन कहाँ आना चाहिए, क्योंकि साइन यहाँ लेने से ही नीचे आएगा। कॉस ले लो तो कितना बताएगा, जीरो, और आपका मैथमेटिक्स क्या कहता है, नीचे आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर साइन, वहां क्या आएगा कॉस। तो 90 डिग्री पर इफेक्ट कितना होता है इसका, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और समझिए और टेक्निकल क्वेश्चन देखिए। इधर समझिए जरा, हमने क्या किया, एक नया तरह का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक पार्टिकल है, ध्यान देना बेटा। इस पार्टिकल से हमने एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी हुई है, एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी हुई है, ये जो रस्सी बनी है, यहां पर हमने एक पुली लगाई हुई है। यहाँ पर इस पुली से होते हुए ये रस्सी जा रही है और यहाँ पर हमने लटका दिया वेट। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक पुली लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ से जाते हुए एक रस्सी जा रही है, उसमें भी लटका दिया अंदर वेट। क्या लटका दिया बेटा, वेट। अब इस पार्टिकल, ये ऐसा सिर्फ बनाई तो रस्सी में, तो आंसर ये पार्टिकल लटकाने समय हमने यहाँ पर भी वेट लटका दिया था, WMG। तो वो खींच कर ले गया नीचे, तो जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये वेट कहाँ जाएगा, ये वेट कहाँ जाएगा, तो रस्सी में क्या डेवलप होगा, टेंशन। इसको टेंशन नंबर T दे दो और इसको टेंशन नंबर क्या दे दो, तो नहीं बात। मान लो ये 3 kg है, ये आपका 4 kg है, तो ये ज्यादा ऊपर उठा जाएगा, ये कम नीचे, तो ये कम जाएगा। तो अगर ये 4 kg है नीचे की तरफ, तो ये टेंशन की वैल्यू कितनी है, 4 kg। ये 3 न्यूटन है, तो ये टेंशन की रस्सी में तो कितना होगा इस पार्टिकल के लिए, यस 3 kg। तो नहीं बात। और इसका जो भी वेट हो, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे कि 7 मान लो, 7 बराबर है, 8 मान लो, ठीक है, 8 kg मान लो, 8 kg पे वेट कर दिया हमने, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब ये ऐसे खड़ा हो गया। जैसे ही हम इसमें 8 kg वेट लटकाते हैं, तो ना तो ये नीचे जाता है, ना नीचे जाता है, ना ऊपर जाता है, ये ऐसे खड़ा हो जाता है। क्यों हो गया, पहले से प्रोसेस समझिए। ये एक वेक्टर है, इसका नाम है 4 kg। तो ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसका नाम क्या है, 4 kg। ये वेक्टर कितना है, 3 kg। तो ये हमने इसको ड्रॉ किया 3 kg। देखो ये 3 kg छोटा है, ये 4 kg बड़ा है। अब हम क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वे। और अब आपको पता है ये हम इसको मिला देंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ लगता है और ये नीचे की तरफ लगता है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स आप अपने इक्वल हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर खड़ा हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें वेक्टर रिजोल्यूशन कहाँ आ रहा है, उसको बनाने के लिए देखिए क्या करोगे आप, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। अब इनको भूल जाइए, अब मैं आपको इसको लगाना सिखा रहा हूँ। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ की आपने, अगर आपने ये रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ की है, तो आपको दूसरी कैसे ड्रॉ करनी है, इसके 90 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल मान लीजिए कितना है, θ1, ये एंगल मान लीजिए कितना है, θ2। तो अब आप क्या करोगे, यस इस 3 को रिजॉल्व करोगे, और इस 3 का नाम क्या था, T1, और इस 4 का नाम क्या था, T2। तो आप T1 के कंपोनेंट बनाइए, थीटा की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट मिलेगा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम क्या है, यस T1 cos θ1। इसके 90 डिग्री यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो कितना कंपोनेंट बना,
यस T1 साइन थीटा 1 समझ में आया। ये कितना है T2 सॉरी थीटा 2। तो अब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाओगे, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला, इस डायरेक्शन में कितना आया यस T2 cos थीटा 2 और ये परपेंडिकुलर डाला तो इस डायरेक्शन में कितना आया यस ये वाला T2 यहां लिख देता हूं T2 sin थीटा 2। अब ये वाले एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, कैंसिल हो गए, बचे कौन थे T2 sin थीटा 2 और T1 sin थीटा 1। इन दोनों का इफेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे ये रिजल्टेंट बना और ये इसको कर लेता। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए। अब मान लो आपको इस तरह के वेक्टर दे दिए, ये वेक्टर आपको दिए गए हैं इस तरह, ये एक पार्टिकल है। अब समझना जरा, इस पार्टिकल में एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम है मान लीजिए F1। इसी पार्टिकल पर एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम है, इसी पार्टिकल पर एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम है F3। इसी पार्टिकल पर एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम क्या है यस दूसरा हाँ जी, ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, ये F4 वेक्टर। अब आपको उसको एक रिजल्ट बनाना है, एक मतलब एक ही पार्टिकल पे इतने सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो वो जाएगा कहाँ, अंतर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वो डायरेक्शन आपको निकाल के लानी है। कैसे निकालोगे, टेक्निक सीखिए। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे जो कि हमारा पहला काम है, ये ड्रॉ कर ली। तो दूसरी कैसे ड्रॉ करनी है, ये वेरी गुड, समझ में आ गया। अब ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए बीटा है, ये एंगल मान लीजिए गामा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। अब आपके पास वही तरीका है, क्या यहां से नॉर्मल डाला तो इस F1 वेक्टर का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, F1 cos सॉरी अल्फा। यहां से नॉर्मल डालोगे तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आया F1 साइन अल्फा बेटा, समझ आया। अच्छा इसके बताओ, अगर आप टेक्निक सीख गए तो यहां पे नॉर्मल डालिए तो इसका ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या है F2 cos बीटा। यहां से कंपोनेंट डालिए, इसका नाम क्या है, इस डायरेक्शन में ये वाला बीटा बट ये बड़ा है, इसका नाम क्या है यस F2 साइन बीटा। क्लियर हुआ। अच्छा बच गए ये वाले, यहाँ पे नॉर्मल डाला तो ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इसका कितना आएगा F3 cos गामा। यहाँ पे नॉर्मल डाला तो इसी का ये कितना आया यस वेरी गुड F3 साइन गामा। यहाँ पे नॉर्मल डाला तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है थीटा के साथ F4 cos डेल्टा। यहाँ पे नॉर्मल डाला तो इस डायरेक्शन में क्या है F4 साइन। क्या हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए इसके दो इफेक्ट। अब एक बार जब आप इसका रेजोल्यूशन कर लेंगे उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बचे कौन थे आपके पास, इसका ये वाला इफेक्ट इधर और इधर, इसका ये वाला इफेक्ट इधर और इधर, इसका ये वाला इफेक्ट इधर और इधर, इसका ये वाला इफेक्ट इधर और इधर। अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, सॉरी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। इनको आपने ऐड, जैसे मान लो इन दोनों को ऐड करके 10 आया, कितना आया 10 मीटर ऊपर की तरफ। इन दोनों को माइनस करके जो भी आना होगा, मान लीजिए इसका आ गया 5 न्यूटन। नीचे वाले को ऐड किया 5 मीटर आ गया, ऊपर वाले को कितना किया ऐड किया, कितना आएगा 10। अब ये बड़ा है ये छोटा है, देखो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे, लेकिन इफेक्ट तो एक ही होगा ना इस पार्टिकल पर। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, तो अब आपने एक वेक्टर बनाना है यहाँ पर कितना बड़ा 5 मीटर का। तो
समझ आई बात? क्या किया मैंने, इन दोनों को पहले ऐड किया, एक रिजल्ट, इन दोनों को ऐड किया, एक रिजल्ट, फिर इन दोनों को ऐड किया, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस कितना आया, एक रिजल्ट बना, ये काम खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इन दोनों को ऐड किया, मान लीजिए ये आ गया आपका 6 न्यूटन, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया मान लीजिए 3 न्यूटन। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो 6 में से 3 जाएगा, ओके, तो कितना बचेगा 3, तो ये 3 न्यूटन। समझ में आया? अब इतने सारे वेक्टर के कितने बन गए, 2, तो अब फिर से एक बनाना है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये वेक्टर बनाओगे, तो इन दोनों का ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये पार्टिकल बना जाएगा दिस वे। समझ में आया? तो ये हमको इंपॉर्टेंस मिलता है किसका, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब इसकी प्रैक्टिस हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना करते हैं।